आपकी अपनी ARY टेक्निकल पाठशाला के ब्लॉग 13 में आप सबका स्वागत है। पिछले ब्लॉग में हमने करंट और रेजिस्टेंस के बारे में डिस्कस की थी, यानी ये दोनों क्या हैं और इलेक्ट्रिकल सर्किट में इनका क्या रोल है, इन सब के बारे में हमने डिस्कस किया था। और आज हम ओम्स लॉ के ऊपर डिस्कस करेंगे, जिसका इलेक्ट्रिकल में एक बहुत बड़ा रोल है, यानी उसका भी अपने आप में एक अहम किरदार है। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। डेफिनेशन ऑफ ओम्स लॉ: द करंट इज एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द applied voltage and inversely proportional to the resistance। जर्मनी के प्रोफेसर जॉर्ज साइमन ओम ने इन तीनों पे, यानी करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस के ऊपर एक अध्ययन किया और इन तीनों के रिलेशन को बताया, और साथ ही उन्होंने एक सर्किट के अंदर उत्पन्न हुए अवरोधक को, यानी रेजिस्टेंस को भी इसके तहत शो किया, जो वहां पर रेजिस्टेंस को बताता है। इसका यानी रेजिस्टेंस का पैरामीटर ओम है। एज पर ओम्स लॉ, इफ 1 एम्पियर करंट flowing through a conductor having electromotive force 1 volt, the circuit has resistance 1 ohm। यानी उनके अकॉर्डिंग, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, किसी सर्किट में यदि 1 एम्पियर करंट फ्लो करता है और उसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यदि 1 वोल्ट है, तो उस सर्किट का अवरोधक वैल्यू यानी रेजिस्टेंस उसका 1 ओम होगा। रेजिस्टेंस को हम ओम में मेजर करते हैं, इसका पैरामीटर ओम है। अब इसका हम थोड़ा सा यहां पर रिलेशन देखें तो ये जो वर्टिकली है ये हमारा वोल्टेज की लाइन है, इसी तरह ये हॉरिजेंटली आपकी करंट की लाइन है। तो यहां पर मैं यहां पर 2 वोल्ट दे रहा हूं, तो यहां पर मेरा करंट 0.5 एम्पियर आ रहा है। इसी तरह यदि मैं 4 देता हूं तो इसी रेशियो में, इसी प्रोपोर्शनल में ये हमारा यानी 1 एम्पियर हो जाएगा। यानी हर 2 वोल्ट के ऊपर 0.5 एम्पियर करंट बढ़ता जाएगा। यानी जिस रेशियो में हम वोल्टेज बढ़ाएंगे उसी रेशियो में करंट भी बढ़ेगा। अब हम इनकी तीनों को आपस में जो रिलेशन है उसको देखने की कोशिश करते हैं कि ये हमारा एक सर्किट है। वैसे तो इसको हमें एक छोटा सा ना, ये जो बना हुआ है ट्राइंगल है, ट्राइंगल के बीच में देखोगे EIR, ई हम एक्चुअल में वोल्टेज को हम ई भी बोलते हैं। तो ई मतलब वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस। तो यदि मुझे ओम्स लॉ के तहत यदि मेरे पास 2 चीजों की वैल्यू है तो तीसरी चीज हम अपने आप निकाल सकते हैं। अब यहां पर मान लिया मुझे करंट निकालना है, यानी I निकालना है। तो I निकालने के लिए I इज इक्वल टू E ओवर R, यानी मेरे पास मान लिया करंट नहीं है, तो मुझे यदि करंट निकालना है तो I इज इक्वल टू E ओवर R। E तो कितना है हमारा 9 वोल्ट, R कितना है 3 वोल्ट, 9/3 मतलब 3 तिया 9, तो यानी 3 एम्पियर हमारा करंट इस सर्किट में फ्लो करेगा। इसी तरह यदि मैं अब यहां से वोल्टेज को हटा दिया, यहां आ गया मेरा 3 एम्पियर का करंट आ गया, ठीक है। अब मुझे यहां वोल्टेज निकालनी है। कहने का मतलब प्लस माइनस, कहने का मतलब कि मेरे पास एक लोड है 3 एम्पियर का। अब मुझे ये नहीं पता है कि मुझे इसमें कितनी सप्लाई देनी है। रेजिस्टेंस मेरी 3 ओम की लगी हुई है। अब मुझे यहां पर वोल्टेज कितनी देनी है वो पता करने के लिए
तो वोल्टेज को निकालने का जो फॉर्मूला था वोल्टेज का, यानी E I इंटू R, तो I कितना है, I हो गया 3, R कितना हो गया 3, यानी 3 मल्टीप्लाई 3, 3 3 9। तो यहां हम कह सकते हैं कि हमारी ये 9 वोल्ट की बैटरी लगेगी इसके अंदर। ठीक इसी तरह यदि मुझे रेजिस्टेंस निकालनी है, मेरे पास रेजिस्टेंस की वैल्यू नहीं है, मेरे पास 3 एम्पियर का लोड है, लेकिन मुझे 3 एम्पियर लोड लगाने के लिए अब मेरे पास बैटरी तो है 9 वोल्ट की, अब मुझे यहां इस लोड को रन करने के लिए कितनी सप्लाई की जरूरत है, यहां मुझे कितनी 9 वोल्ट मेरे पास सप्लाई भी है, लेकिन मुझे यहां रेजिस्टेंस कितनी लगानी है ताकि मैं यहां इतना करंट ड्रॉ कर सकूं। तो रेजिस्टेंस को निकालने के लिए R इज इक्वल टू E ओवर I, यानी E कितना है हमारा, वोल्टेज कितना है 9 वोल्ट, और I मतलब करंट, करंट कितना है 3 एम्पियर, यानी 3 3 9, यानी ये रेजिस्टेंस भी मेरी 3 ओम हो गई। यहां मैंने वैल्यू एक जैसी ली है ताकि समझने में आसानी रहे। तो इसी तरह इनका आपस में एक रिलेशन बन जाता है, यानी मेरे पास 2 वैल्यू हैं तो तीसरे की वैल्यू हम आराम से निकाल सकते हैं। जैसे किसी भी चीज को मेजर करने के लिए कुछ ना कुछ पैरामीटर बने हुए होते हैं, यानी जैसे हमें कोई भार तोलना है तो हम इसको किलो में तोलते हैं, किसी कोई कपड़ा हमने देखना है तो उसकी एक लेंथ है, यानी हर चीज का कोई ना कोई पैरामीटर बना हुआ होता है जिसके तहत हम उस चीज को हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारी किस चीज में, यानी हम उसका कितना यूटिलाइज कर रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं इन सब चीजों की जरूरत है। ये जो ओम्स लॉ है, ओम्स लॉ भी कहीं ना कहीं हमारी कैलकुलेशन में भी इलेक्ट्रिकल को मेजर करने में, उसकी कैलकुलेशन में भी इसका काफी बड़ा रोल है। वोल्टेज को हम E और E दोनों से दिखाते हैं, साथ में इसका जो पैरामीटर है इसको जो हम मेजर करते हैं वो हम वोल्ट में मेजर करते हैं। करंट यानी इसको I से दिखाते हैं और इसको हम एम्पियर में चेक करते हैं। ठीक इसी तरह रेजिस्टेंस को हम ओम्स में दिखाते हैं और इसको रेजिस्टेंस को हम R से भी दिखाते हैं, और इसका जो मेजर करने का पैरामीटर है वो ओम्स है। आगे भी और भी कुछ पैरामीटर हैं जो इलेक्ट्रिकल में यूज होते हैं, जिनको हम अगले आने वाले ब्लॉग में उनको भी डिस्कस करेंगे। उम्मीद है ओम्स लॉ के ऊपर आप लोगों को हल्का सा हिंट मिला होगा, कुछ जानकारी मिली होगी। यदि कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट्स करके बता सकते हैं। हाँ, मैं यहाँ पर एक चीज़ और बता दूं कि खासकर वो लोग जो स्पेशली इस लाइन में अपना कैरियर बनाने वाले हैं, उन लोगों को हम लोग जो भी चीज़ पढ़ रहे हैं उनको यानी कहने का मतलब, जैसे मैं फॉर एग्जांपल ओम्स लॉ की बात करता हूं तो हमें किसी चीज को रटना नहीं है, यानी उसको कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल करने की उसकी कोशिश करनी है ताकि वो हमारे दिमाग में हमेशा बना रहे। क्योंकि ये चीजें, ये पैरामीटर ऐसे हैं जो आपको आगे तक इनके साथ आपका कहीं ना कहीं हमेशा सामना बना रहेगा। इसलिए यदि हमारे दिमाग में, यदि हमने कोई चीज प्रैक्टिकली की हो तो हमें वो बहुत जल्दी क्लिक कर जाती है, यानी हमें उसके बारे में जल्दी जानकारी हो जाती है। इसलिए हमें इन सब चीजों के बारे में थोड़ा सा डीप में जाकर के सही तरीके से उसको समझना है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इन सब का रोल अहम होता जाएगा, यानी इनका रोल भी उसी हिसाब से आगे बढ़ता जाएगा। आज का ब्लॉग हम यहीं पर क्लोज करते हैं और अगले ब्लॉग में हम इलेक्ट्रिकल के एक और इंपॉर्टेंट पैरामीटर यानी पावर फैक्टर के ऊपर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद।